जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका चर्चा में है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन है भाई अभी आपका डाकघर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका डाकघर बचत बैंक खाता चर्चा में है। बचत बैंक खाता चर्चा में है। सीधी सी बात करें तो यानी कि जो डाकघर के अंदर जो आपने खाता खुलवा रखा, डाकघर आपका जो जहां पे जो आपको कह सकते हैं किस्म से जो सुविधा दे रखी वो आपका चर्चा में है। ऐसा क्या किया है डाकघर ने भी वो देखते हैं। डाकघर ने एक सुविधा दी है आपको, क्या सुविधा दी है ये देखेंगे। डाकघर बचत बैंक खाते की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक नई सुविधा शुरू करी है खाता धारकों के लिए। खाता जो धारक हैं उनके लिए एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, के लिए सुविधा प्रदान की। सबसे पहले तो ये कि सुविधा प्रदान कौन सी करी है, तो एनईएफटी और आरटीजीएस सुविधा यहां पर ये प्रदान की गई। यानी कि जिन लोगों का एक खुशखबरी है, जिन लोगों का डाकघर के अंदर खाता है, बचत बैंक कह सकते हो, डाकघर के अंदर जिन्होंने खाता खुलवा रखा है, अब वो इस सुविधा का जो बैंक की तरह की जो सुविधा आपकी इसका यूज करेंगे, कह सकते हो एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी सुविधाएं यहां पर क्या लेंगे ये, जो कि अब तक आपकी कहां पर थी, एनईएफटी और आरटीजीएस जो सुविधाएं थी आपकी कहां पर थी, बैंक के अंदर थी। यानी कि अब एक खाते से दूसरे खाते के अंदर जो आरटीजीएस के द्वारा जो पैसा भेजा जाता था या एनईएफटी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता था, अब आप डाकघर में भी इस प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेंगी। आरंभ में क्या होगा भाई, स्टार्टिंग में जो क्या किया गया है, केवल डाकघर टू जो डाकघर का जो खाता है उसी में रहेगा, डाकघर के खाते के साथ ही ये सुविधा है। परंतु बाद में क्या करेंगे, डाकघर के खाते के लिए है, आरंभ में डाकघर के खाते के लिए सुविधा है आपकी भाई, लेकिन बाद में क्या होने वाला है, बाद में ये सुविधा आपकी बाद में यह जो सुविधा है आपकी हर प्रकार के जो बैंक रहेंगे, हर प्रकार के जो खाते रहेंगे उनके लिए यह सुविधा आपकी बन जाएगी, उनके लिए हो जाएगी। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है। इस कदम से क्या होगा, आपको निवेश करना आसान हो जाएगा। किसमें भी, पोस्टल जो पीओएस भी जो योजनाएं हैं आपकी, पोस्ट ऑफिस सर्विस बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सर्विस बैंक अकाउंट में इसको कह सकते हो पोस्ट ऑफिस सर्विस बैंक जो अकाउंट है इनमें अब आसान हो जाएगा निवेश करना। एक किस्म से निवेश करना क्या हो जाएगा, इस जो बचत खाता या एनईएफटी के द्वारा क्या हो जाएगा, निवेश जो करना है क्या, निवेश करना आसान हो जाएगा। करना क्या हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों से सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में जो आपके डाकघरों में कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई है, तो बचत खातों में क्या कौन सी सुविधा आपकी, एनईएफटी और आरटीजीएस ये दोनों सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। साथ में ये पहले स्टार्टिंग में डाकघर में रहेंगी, उसके बाद आपके हर प्रकार के खातों में ये आपकी यूज हो जाएंगी, चाहे वो पीपीएफ खाता हो, चाहे आपका कौन सा हो, पीपीएफ खाते में भी रहेंगी, चाहे आपका एसएसए, पीपीएफ और एसएसए जो आपके खाते हैं इन सब में ये आपकी हो जाएगी। आईपीपीबी ने अपने ग्राहकों को पात्र खातों में अनुमति देने के लिए, किसने भी, आईपीपीबी की फुल फॉर्म क्या है मुझे बताएंगे। इसने अपने ग्राहकों को ये एनईएफटी और आरटीजीएस सुविधा देने के लिए एक प्रकार का क्या किया है, समझौता किया है, ध्यान रखेंगे, समझौता किया है, यानी कि करार किया है। अब ये एनईएफटी और ये आपको दिए जाएंगे पात्र ग्राहकों में अनुमति देने के लिए डाक विभाग के साथ। किसके साथ किया इन्होंने, डाक विभाग के साथ भाई ये समझौता हुआ, डाक विभाग के साथ एक समझौता यहां पर कर लिया गया। एक क्वेश्चन यहां पे तुम्हारा छोड़ के जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि भारत में
डाकघर के जो हमें मिलते हैं लक्षण मिलते हैं, पहली बार डाकघर के बारे में जानकारी कब मिलती है? पहला ही क्वेश्चन है, डाकघर जो आपका सबसे बड़ा विभाग होता है। अब तो रेलवे है भाई आपका, भारत के अंदर हर गांव के अंदर आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा लगभग। तो मेरा कहने का मतलब है कि डाक जो घर है इनका सबसे पहले विवरण कब मिलता है? पहले विवरण कब मिलता है ये भी ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि डाक जो टिकट है आपकी ये कब आरंभ करी गई थी? तीसरा जो क्वेश्चन है भाई, तीसरा क्वेश्चन ये कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पोस्ट ऑफिस एक बिल लेकर के आया था, पोस्ट ऑफिस बिल से संबंधित एक बिल लेकर के आया था, जिससे क्या हुआ था, जो भारतीय जो सैनिक थे, भारतीय सैनिकों को चार्ज देना पड़ा था, जिससे भारतीय सैनिकों ने आंदोलन भी किया था। पोस्टल को लेकर के क्या किया था? भारतीय सैनिकों ने आंदोलन किया था। कौन सा वो अधिकारी था जिसने जो आपकी फ्री थी उस समय, पोस्ट ऑफिस की जो सेवा फ्री थी उस पर चार्ज लगाया? सीधी भाषा में तीन चीजें, पहली बार डाक जो विभाग का हमें विवरण कब मिलता है, दूसरा मैंने आप लोगों से पूछा जो डाक टिकट प्रारंभ कब करेगी, और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि भाई किस अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय सैनिकों पर एक बिल लेकर के आया था जिसको बताया गया था कि अब अगर वो पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे तो उन्हें चार्ज देना पड़ेगा। चलिए, अब जब पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, एनईएफटी की बात हुई है, आरटीजीएस की बात हुई है, तो एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनता है आपका। देखिए क्वेश्चन जाएगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिसने पोस्टल बिल को लेकर के और अपने पॉकेट वीटो का यूज किया? देखिए अब यहां पर आता पोस्टल बिल। भाई पोस्टल जो बिल है, पोस्टल बिल को लेकर क्या किया था? पोस्टल बिल को लेकर पॉकेट वीटो का यूज किया। कौन सी वीटो का? पॉकेट जो वीटो पावर है होती है राष्ट्रपति के अंदर, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। ध्यान रखेंगे, प्रयोग किया। भाई सबसे अहम क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। तो ये राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले तो मैं बात करूं आपके ज्ञानी जेल सिंह साहब थे। ज्ञानी जेल सिंह आपके क्या थे? राष्ट्रपति थे भाई, ठीक है। और पोस्टल बिल लेकर के कौन से प्रधानमंत्री आए थे आपके? तो राजीव गांधी जी पोस्टल बिल लेकर के आए थे। ये भी शानदार क्वेश्चन है। और एक ध्यान रखना, इन्हीं ज्ञानी जेल सिंह ने ही राजीव गांधी को क्या बनाया था? पीएम बनाया था। ध्यान रखेंगे। अब इस बिल में था क्या? इस बिल में था कि भाई पंजाब के अंदर दंगे हो रखे थे। पंजाब में कोई भी अधिकारी किसी भी पत्र को पढ़ सकता था। सरकारी अधिकारी जो पत्र या लेटर होता था उसको खोल करके पढ़ सकता था भाई, ठीक है। अब जब ये बिल राष्ट्रपति साहब के पास पहुंचा तो उस समय तक जो दंगे और जो जिस चीज के लिए इस बिल को लेकर के आया गया था वो क्या हो चुकी थी? समाप्त या खत्म हो चुकी थी। वो जो समस्या थी वो समस्या आपकी क्या हो चुकी थी? समस्या खत्म हो चुकी थी। और इस बात को लेकर के राष्ट्रपति ने ये बात बोली थी राजीव गांधी को कि भी जो बिल लेकर के आ रहे थे, हम जिस चीज के लिए जो बिल लेकर के आ रहे थे वो समस्या आपकी समाप्त हो चुकी है, इसलिए अब इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है, और पॉकेट वीटो का यूज किया। अब यहां एक क्वेश्चन और बनता, पहला क्वेश्चन की किस राष्ट्रपति ने? तो ज्ञानी जेल सिंह ने। बिल आपका कौन सा है? तो पोस्टल बिल है। पोस्टल बिल पूछे तो, ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से किस प्रधानमंत्री ने? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने, ठीक है। कौन सी पावर यूज करी? तो पॉकेट वीटो पावर का यहां पर यूज किया गया। राष्ट्रपति आपकी एब्सोल्यूट वीटो कह सकते हो, सस्पेंशन वीटो कह सकते हो, और वीटो पॉकेट वीटो का यूज कर सकता है। ये भी ध्यान रखेंगे, 3-4 प्रकार की वीटो का यूज करता है। इसका संबंध जो था वो किस स्टेट से था? तो पंजाब से था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौन सा प्रधानमंत्री पहली बार किसी राष्ट्रपति के खिलाफ, कह सकते हो किसी राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग लाने की कोशिश करी थी, यानी कि किस प्रधानमंत्री ने किस राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश करी थी। तो इसी आधार पर राजीव गांधी इस बात से नाराज हो गए थे कि इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज क्यों किया, और वो उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने किसको? ज्ञानी जेल सिंह के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश करी, लेकिन वो क्या हुए?
असफल हुए और वो इस प्रकार का जो महाभियोग था वो नहीं ला सके। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है आपका, महाभियोग शब्द का पहले तो ये महाअभियोग जो शब्द है, इस शब्द का यूज केवल और केवल याद रखना भाई, केवल और केवल लिख रहा हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ही किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। साथ ही यहां पर एक और बात आती है आपकी कि ये जो महाभियोग शब्द है इसका किस अनुच्छेद के अंदर पहली बार जिक्र हुआ, तो एक्ट नंबर 56 में इस शब्द का यूज किया गया है, और एक्ट नंबर 61 के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया है भाई, महाभियोग की प्रक्रिया। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि महाअभियोग की प्रक्रिया, अभियोग जो है अभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो ध्यान रखना ये प्रक्रिया हमने भारत के संविधान में यूएसए से ली है, यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, यूएसए से ली है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए था कि पोस्टल जो ऑफिस, जो बचत खाते जो आपके, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो लोगों के खाते जिनके, उनको एक सुविधा प्रदान की जा रही है, और सुविधा कौन सी दी जा रही है, उन्हें अब एनईएफटी आरटीजीएस की सुविधा दी जा रही है, जिससे पोस्ट ऑफिस के अंदर निवेश करना अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जो कि आपका चर्चा का विषय है। चलिए भाई मैं एक बार इसको रफ करता हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, जो कि आपका चर्चा में अभी, ठीक है। चलिए भाई, उज्जवल परिवार भाई आप लोगों के बीच में इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्लास, बेहतरीन क्वेश्चन 2022-23 में जो आपके एग्जाम्स उनमें काम आने वाली जो चीजें हैं आप लोगों के बीच में हमें लेकर के आते रहेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 2 चर्चा में कौन सा भैया, अभी हाल ही में आपका क्या दिया, अभी रिपोर्ट आई है WESP रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 WESP रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीडीपी है, रिपोर्ट के अनुसार FY23 में भारत की जो फाइनल ईयर जो आपका फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है, भारतीय जीडीपी की दर कितनी रहने वाली है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बनता है, रहने वाली है। पहली बात तो ये WESP की रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट है भैया, आपकी WESP की रिपोर्ट है, यानी कि WESP ने एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसने क्या बोला कि भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, उस 23 में कितनी आपकी जीडीपी की दर रहने वाली है, वो यहां पर बात कर रहा है। तो ये आ जाएगी भाई, आपका आंसर लेते हैं पहले तो 6.0% आपकी ये जीडीपी की दर रहने वाली है विकास की भाई। अब आता है, ये है क्या भाई आपका UN वर्ल्ड, इसको क्या कह सकते हो आप, UN जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस, इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टस, सिचुएशंस SITUATION सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टस WESP ये बन जाएगा आपका, ये इसकी फुल फॉर्म है UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टस। जो आपकी WESP की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर है आपका, उस फाइनेंशियल ईयर भारत की जो जीडीपी रहने वाली है, कितनी रहने वाली है, 6.01% भाई, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक मामलों के विभाग ने इस रिपोर्ट जारी करी है। 2022 में भारत की जो दर थी वो कितनी थी, अनुमान है तो 2022 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 2022 में इस 6.4% का अनुमान था भाई। अनुमान की अगर हम बात करें तो कितना अनुमान था, ये इसका अनुमान था, जो कि पिछले साल के 8%, जो पिछले साल, इससे पिछले साल की अगर हम 2022 का 6.4 का, 23 का 6.0 है, और पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, पिछले वर्ष में ये अनुमान 8.8% था, जिससे अब इस बार क्या है
कम है, ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन है बन जाता है। यानी कि जो WESP की रिपोर्ट के अनुसार 6.0 रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। 2022 में आपका 6.4% है और पिछले वर्ष की क्या थी 8.8% की तुलना में धीमा है। वित्तीय वर्ष 23 के अच्छे अनुमान है। यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक आर्थिक विकास को, अब देखो एक क्वेश्चन है, यूक्रेन जो वार हो रहा है, यूक्रेन वार ने पूरी दुनिया पर, यूक्रेन युद्ध ने क्या किया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसने प्रभाव डाला है। इस युद्ध की वजह से कह सकते हो वैश्विक आर्थिक विकास को 4 पॉइंट से वैश्विक जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास की जो दर थी कितनी थी भाई वैश्विक आर्थिक विकास की, तो 4% थी, उससे घट करके कितनी हो गई 3.1% वर्तमान में हो चुकी है भाई। कितनी हो गई है, ये हो गई कितनी हो गई है 3.1% हो गई आपकी। 4% से 3.1% आपके बीच में ये हो चुकी है। तो ये भी रिपोर्ट आपका, ये भी क्वेश्चन आपका शानदार यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा का विषय है और बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार रफ कर रहा हूं उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, चलिए ये था भाई आपका विकास। आपको पता है कि पूरा का पूरा दुनिया ही, पूरी की पूरी दुनिया इस युद्ध के द्वारा हिला दी गई है। सारी अर्थव्यवस्थाएं यूक्रेन की ले लो, रूस की ले लो, लेकिन कुछ लोग जो दिमाग लगा रहे हैं, वो दिमाग लगाने वाले लोग क्या कर रहे हैं, अभी खा रहे हैं, अपना पैसा बना रहे हैं, पैसे बनाने की सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम पैसा बनाएं। तो वो इस युद्ध के दौरान भी बहुत सी जो असामाजिक तत्व होते हैं, जैसे कोई आपदा आती है तो उस आपदा के अंदर लोग महंगी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं, इस तरीके के लोग भी यहाँ पर, तो उसी तरीके के देश भी हैं जो अपना हित देख रहे हैं और वो हो भी रहा है और आप समझ भी रहे हैं कि मैं कहां पे बोल रहा हूं। नाम नहीं ले पाऊंगा बट आप कह सकते हो ये देख रहे हैं। नाम लेने में भी मुझे कौन सा डर लग रहा है, जैसे अमेरिका है वो अपने हथियार बेचता है, 2 देशों के अंदर युद्ध करा देगा और अपने हथियार बेचेगा, ऐश करेगा। ये आप भी जानते हैं, सबको पता है। बहुत बड़े लेवल पर अगर पूछा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा निर्यातक, हथियारों का निर्यातक देश कौन सा है, तो आपका अमेरिका है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, और हथियार बिकेंगे कब, जब जो माहौल है वो अशांत होगा, यानी कि शांति भंग होगी तो ही हथियार बिकेंगे, और अशांति ये भंग करवाने में माहिर है, बड़ा पक्का खिलाड़ी है भाई आपका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई आपका भारतीय सेना का, या कह सकते हैं भारतीय सेना का वार गेम सेंटर चर्चा में है भाई। भारतीय सेना का वॉर गेम सेंटर चर्चा में है, चर्चा में है। सीधी सी बात करते हैं, भारतीय सेना का वार गेम सेंटर चर्चा में है। ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहां पर स्थापित किया जाएगा भाई आपका ये, तो ये दिल्ली के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहां पर भाई आपका, दिल्ली के अंदर स्थापित किया जाएगा, याद रखेंगे। अब देखो ये अपनी तरह का है, इसको कौन कर रहा है, आपका जो ट्रेनिंग कोर है या प्रशिक्षण कोर, इसकी स्थापना करे कौन कर रहा है भाई आपका, प्रशिक्षण जो कोर है, कोर के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ट्रेनिंग आप कह सकते हो कौन सा, ट्रेनिंग जो कोर है, ट्रेनिंग कोर के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब ये होता क्या है, देखिए सैनिकों को युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं एक सिमुलेटर की स्थापना की जाएगी कि किस प्रकार की सिचुएशन में किस प्रकार का जो हमें एक्शन लेना है, वो एक युद्ध की शिक्षा दी जाएगी। हम कह सकते हैं, ज्यादा मैं खोल के नहीं बता पाऊंगा बट इतना समझ सकते, क्योंकि सैनिक कार्रवाई है भाई, ठीक है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट आप इतना समझ सकते हैं कि हमारी सेना को हर स्थिति से निपटने के लिए जिस प्रकार से युद्ध की सिचुएशंस बदली हो रही हैं, जिस प्रकार से आपका युद्ध पानी के अंदर लड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से आपका युद्ध हवा के अंदर लड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से आपका युद्ध हवा और पानी को छोड़ करके अंतरिक्ष तक पहुंच चुका, जमीन तो छोड़ो अंतरिक्ष के अंदर भी युद्ध हो रहा है, तो उस प्रकार की सिचुएशन में हमारे जो सैनिक है नए सिरे से किस प्रकार से दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो एक सिमुलेटर वार गेम जो आपका सेंटर वो स्थापित किया जा रहा है, कहां पर, दिल्ली के अंदर, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये किया जाएगा प्रशिक्षण कोर, जो आपका ट्रेनिंग कोर्स है, ये किया जाएगा। ट्रेनिंग कोर का हेडक्वार्टर कहां है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए शानदार छोड़ के जा रहा हूं भाई, मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बहन और भाई कि हेडक्वार्टर कहां पर है ट्रेनिंग कोर का। चलिए अब यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, देखिए वार गेम सेंटर की स्थापना नई दिल्ली, प्रशिक्षण कोर जो आपकी है, प्रशिक्षण कोर इसकी स्थापना करेगी। वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे हम, वार गेम
रिसर्च, जैसा कि मैंने बताया, अब रिसर्च होगा कि इस सिचुएशन में एक सैनिक को क्या करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, और उसके अंदर क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा आपका जो फाइटिंग स्किल्स हैं, डेवलपमेंट जो सेंटर है, डेवलपमेंट सेंटर की यहां पर स्थापना हो रही है। और ये कर कौन रहा है, ये आपके बीच में शानदार क्वेश्चन आपका बन चुका है। चलिए भाई अगली बात करते हैं, इसको नाम क्या दिया गया है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट, इसको जो नाम दिया गया है वारडेक का नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट वारडेक। क्या नाम दिया गया, इसे प्रोजेक्ट वारडेक का नाम दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। नाम क्या अगर पूछे, नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया, तो प्रोजेक्ट वारडेक इसका नाम दिया गया है। वर्तमान में आपका अगर हम बात करते हैं तो सीडीएस कोई नहीं है, सबसे बड़ा पद सेना का कह सकते हैं, इसके बाद आपके डिफेंस मिनिस्टर और फिर सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। तो वर्तमान में आपके अगर हम पूछें तो आपके सीओएस कौन है, चीफ ऑफ द आर्मी जो स्टाफ है, सीओएस कौन आपके, तो मनोज पांडे जी हैं। मनोज जो पांडे हैं ये आपके पांडे साहब क्या है, आपके सीयूएस हैं, चीफ ऑफ द आर्मी जनरल मनोज पांडे सीयूएस है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें रक्षा सचिव कौन है भारत के, तो ये अजीत डोभाल हैं, डोभाल रक्षा सचिव हैं आपके, ये कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दोनों तीनों चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री कौन आपके, राजनाथ सिंह हैं। और ये कहां से एमपी हैं, तो राजनाथ सिंह एमपी आपके लखनऊ से एमपी है, लखनऊ से एमपी है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा, एक क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इसको नवाबों का शहर भी बोला जाता है, नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को। यहां पर अगर एक क्वेश्चन हो रहा था आपका, निजामों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, तो निजामों का जो शहर है भाई, निजामों का शहर कौन सा आपका, तो ये आपका हैदराबाद है। निजामों का शहर कौन सा आपका, हैदराबाद है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिए वारडेक, प्रोजेक्ट वारडेक, इसका क्या दिया गया है, नाम दिया गया है, जो कि आपका सिमुलेटर और अपनी तरह का पहला देश के अंदर ये स्थापित होने वाले, भारत का अपनी तरह का पहला सिमुलेटर है भाई, सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र है। भारत का अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण है, आधारित जो ट्रेनिंग है, ये अपनी तरीके का पहला। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये फीलिंग दिखाएंगे इन लोगों को कि आप किस प्रकार की सिचुएशन में फंस चुके हैं। जैसे सिमुलेटर की बात करते हो तो ड्राइविंग सिमुलेटर, यानी कि आपको एक स्टीयरिंग हाथ में दे दिया जाता है और आपको ये फील आता है कि आपको गाड़ी चला रहे हैं, रोड आपके सामने भाग रहा है। आप ये एक मिनट के लिए क्या आप जब तक स्टीयरिंग पे रहते हैं आप ये भूल ही जाते हैं कि आप कौन सी दुनिया में। तो यहां पर वर्चुअल टाइप में हम कह सकते हैं, तो सैनिकों को ये लगेगा कि तुम वार के अंदर ही हो, तुम लड़ाई लड़ ही रहे हो, तुम्हारी जान जा रही है और तुम्हारे देश की कह सकते हैं तुमने सुरक्षा करनी है। तो वो सारी की सारी सिचुएशंस आपकी यहां पर आ जाएगी। इसलिए अपनी तरह का ये पहला है राष्ट्रीय। और इसके लिए कौन साथ दे रहा है, तो राष्ट्रीय जो रक्षा विश्वविद्यालय है आपका, कौन सा, गांधीनगर के साथ समझौता हो रहा है। राष्ट्रीय रक्षा जो विश्वविद्यालय कौन सा आपका, तो गांधीनगर की यहां पर बात कर रहे हैं। गांधीनगर जो है, गांधीनगर के साथ क्या हो रखा है, सेना ने एक समझौता किया जो टेक्नोलॉजी यहां पर ये देगी। अब बात आती है आपकी कि हरियाणा की थोड़ी सी बात करें तो हरियाणा के अंदर अगर रक्षा विश्वविद्यालय की बात करें तो कहां पर है भाई आपका, बिनोला। कहां पर आपका, बिनोला के अंदर है। और बिनोला पहला ऐसा काम था जो सीएफएल, सबसे पहले सीएफएल लाइट वाला काम कौन सा बना था आपका, बिनोला। और इसी बिनोला के अंदर आपका क्या बना अभी, रक्षा विश्वविद्यालय। तो हरियाणा का रक्षा विश्वविद्यालय पूछे तो कहां पर आपका, बिनोला के अंदर है। ये भी आपका चर्चा का विषय है, एक शानदार क्वेश्चन था आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार रफ कर रहा हूं। सेना की बात थी, यहां पर बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो प्रशिक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, जंग लग जाता है क्योंकि युद्धों का माहौल हो रहा है। एक तरफ हमारे सामने कौन आपका चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, दुश्मनों के बीच में हम शान से खड़े हैं। तो इन्हीं सैनिकों के दम पर हम शान से खड़े हैं, ध्यान रखेंगे। भारत और पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो एलओसी बनाती है। ये भी आपको पता, रेड क्लिफ रेखा भी अंतरराष्ट्रीय रेखा है। चीन की बात करें तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और मैकमोहन रेखाएं क्या है यहीं पर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर किसका कब्जा है, तो पाकिस्तान का कब्जा है। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं अक्साई चीन पर कब्जा है, तो किसका है, ये आपके चीन का कब्जा है। और ये जो अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, ये किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका
चर्चा में है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं जो आपका चर्चा में है, तो ये आपका भाई सी स्पेस आपका चर्चा में है। आपका क्या चर्चा में है? सी स्पेस चर्चा में है। यह क्या है? अब आपको बता दूं सी स्पेस चर्चा में है तो ये क्या है। देखिए अब आप इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये आपका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है भाई, आपका क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म? आपका पहला, देश का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और कौन सा राज्य बना रहा है? केरल राज्य के द्वारा बनाया गया आपका देश का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ओटीटी समझते आप समझ गए होंगे, और वेब सीरीज देखते हैं ना आप लोग, वेब सीरीज देखते हैं, जैसे हरियाणा में चल रही है आजकल वो कौन सी ऐप चल रही है जिसमें आप वो दलहीज फलीज पता नहीं कौन कौन सी हरियाणी भाषा के जो आप नाटक देखते हैं, और एक बार उस वेब सीरीज में घुस गए तो घुस गए फिर, ठीक है। वो जब तक आप खत्म नहीं करोगे तब तक नेट भी, पैसा भी, समय भी और दिमाग भी, तीनों चारों पांचों चीजें आपकी खराब रहती हैं। उस वेब सीरीज में सीखने को कुछ नहीं मिलता है, बट आप ये लगा लो कि दिमाग खराब करने में एक नंबर माहिर है। तो वो प्लेटफॉर्म यानी कि जो अब कोरोना काल ने है ना हमारे को 2-3 चीजें नहीं दे दी। कोरोना काल ने एक तो क्या दे दिया, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये इससे पहले बहुत कम लोग आपके यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो कोरोना का समय है तो ये दे दिया। दूसरे जब आपके फिल्म हॉल वगैरह बंद थे तो ओटीटी दे दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म आपका चर्चा में आ गया भाई, ठीक है। तो ये आपका पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि आपका चर्चा का विषय है, इसलिए ये भी शानदार क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। देखिए आपका सी स्पेस की बात करें तो आपका सी स्पेस ये भाई आपका शुरू कौन सा आपका शुरू करने वाला है, तो ध्यान रखेंगे 1 नवंबर से आपका 1 नवंबर से ये फैसला हो चुका। 1 नवंबर 2022 से आपका ये सरकारी ओटीटी कह सकते हो शुरू करने जा रहा है। कौन शुरू करने जा रहा है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका तो देखेंगे। केरल राज्य भाई आपका कौन? केरल राज्य आपका सरकारी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये आपका क्या शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम क्या है? सी स्पेस ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। ये क्या आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसपे आप वेब सीरीज देखते हैं, प्लेटफॉर्म यानी कि अब जमाना चला गया, चैनल का जो जमाना है वो जा रहा है भाई, ठीक है। ओटीटी की फुल फॉर्म लेते हैं ओवर द टॉप, क्या कह सकते हो? ओवर द टॉप, OVER ओवर दी आपकी टॉप जो है ये आपका इसकी फुल फॉर्म है भाई, ठीक है। कौन शुरू करने जा रहा है, तो केरल राज्य। और देश का पहला ओटीटी ओवर द टॉप आपका रहेगा भाई, देश का पहला ओटीटी है जो कोई सरकार, पहला सरकारी कह सकते हो, सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म रहेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म रहेगा आपका कब शुरू हो रहा है, ये शानदार क्वेश्चन है। 1 नवंबर 2022 को आपका ये केरल के अंदर आपका ये प्रारंभ हो जाएगा। इंटरनेट का इसके अंदर क्या होगा भाई, प्रयोग होगा। जो नेट है आपको पता है, इंटरनेट का इसके अंदर क्या होगा, यूज होगा। और अब जब इंटरनेट शब्द आया है, ध्यान रखना, इंटरनेट का क्या होगा, प्रयोग होगा इसके अंदर। अब जब इंटरनेट शब्द आया है तो 2 क्वेश्चन बड़े शानदार बनते हैं भाई। एक तो ये आपका कि देश का कौन सा राज्य लोगों को गांव के अंदर हाई स्पीड नेट फ्री दे रहा है, तो हाई स्पीड आपका जो नेट है, स्पीड नेट कौन फ्री दे रहा है, आपका यूपी दे रहा है। ग्राम जो पंचायत घर हैं, ग्राम पंचायत जो घर हैं, पंचायत घर के 50 मीटर दायरे में, 50 मीटर दायरे के अंदर, दायरे में क्या हाई स्पीड जो नेट है वो फ्री दिया जा रहा है, कहां पर, यूपी के अंदर, ठीक है। नंबर 1। दूसरे नेट की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा भाई, हरियाणा ने एक योजना चलाई है, ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना पूछे आप लोगों से तो कहां की है, ई अधिगम योजना आपकी हरियाणा की है। इस ई अधिगम योजना में हरियाणा ने क्या दिया है भाई, 10th और प्लस जो 12th के जो बच्चे हैं, 10th और 12th के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को क्या दिया गया, टैबलेट दिए गए, टैबलेट दिए गए। और अब इस टैबलेट पे इन्होंने क्या किया, प्री लोडेड क्लासेस रहेंगी। जैसे 10th वाले बच्चे के लिए उसके अंदर 10th की क्लास रहेंगी, 12th वाले बच्चे के लिए 12th की क्लास रहेंगी। इसके साथ क्या किया इसने, फ्री 2GB बढ़ रे बल्ले बल्ले, GB 2GB नेट मिल गया, यानी कि खाना मिले ना मिले
पर नेट मिल गया, बहुत अच्छी बात है भाई। फ्री नेट, फ्री टैबलेट, अब वो पढ़ाई क्या खाक करेंगे। ठीक है, चलो भाई मर्जी है, जैसे अच्छी बात है सरकार की तरफ से तो अच्छी पहल है, बट ध्यान रखना भी जरूरी है कि बच्चे को जब टैबलेट फ्री मिल गया, नेट फ्री मिल गया, तो वो उस नेट का यूज ही कहां पे कर रहा है। और आजकल अभिभावक इस बात को देखते नहीं है, बड़े गर्व से बोलते हैं मेरा बेटा तो है ना टैबलेट का और उसका ना फोन का बड़ा माहिर है, छोटा सा है लेकिन फोन में पता नहीं कौन कौन से फंक्शन खोल लेता। एक शब्द बोला मैंने, क्या पता नहीं कौन कौन से फंक्शन खोलता। यही तो बात है भाई, पता करना है कि बच्चा कौन कौन से फंक्शन खोल रहा है, पता करना है कि बच्चा किस किस फंक्शन पे आपका फोन या टैबलेट यूज कर रहा है, ध्यान रखेंगे। अब जब नेट की बात चल रही है तो ध्यान रखना दोस्तों, नेट की एक पॉलिसी आई, आपका एक 5G जो आपका बेस हो रहा है, उसका क्या फाइनल कह सकते हो, 5G के लिए एक आपका ट्रायल हुआ है। ये भी क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जिसने नेट के लिए या इंटरनेट के लिए क्या दिया भाई, सब्सिडी की बात कर रहा है, सब्सिडी की बात कर रहा है, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, कमजोर लोगों के लिए नेट में क्या दिया जाएगा, सब्सिडी। और उस देश की 20 कंपनियों ने इस बात पर क्या किया है, हां करिए कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए। और ये कहां की बात है आपकी, तो यूएसए ने क्या किया, नेट को फ्री नेट के ऊपर सब्सिडी देने की बात करी है, कहां पर, यूएसए के अंदर। तो यूपी याद रखेंगे, भारत रखेंगे, हरियाणा रखेंगे और आपका यूएसए याद रखेंगे जब नेट की बात हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके बीच में बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगी और ये भी आपके काम के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं आपकी अगले क्वेश्चन की। तो एक बार मैं रफ कर देता हूं, इस पे ध्यान रखेंगे भाई आपका, जो कि चर्चा में केरल के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाएगा, 1 नवंबर 2022 को इसको प्रारंभ किया जाएगा। पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा आपका, जिसमें आप लोग क्या देखते हैं, जपनाम, राधे राधे, है ना। तो वो सारी चीजें आपको अब इस प्लेटफॉर्म पर भी, सरकारी प्लेटफॉर्म पर भी वो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा के अंदर बना हुआ है, रेटिना ब्लास्टोमा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका भाई, रेटिना ब्लास्टोमा चर्चा में है भाई, आपका चर्चा में है यह क्या, चलिए रेटिना ब्लास्टोमा चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, ध्यान रखेंगे भाई हर साल इस बीमारी, आपकी एक बीमारी है, इसको कह सकते हो आंख का कैंसर कह सकते हो आप इसको। ये आपकी क्या है भाई, बीमारी है। और किस प्रकार की बीमारी है, आंख जो रेटिना है, आंख का कैंसर की बात यहां पर हो रही है, आंख का कैंसर है। ठीक है, और इससे ग्रसित कौन होते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए चर्चा में भाई, इससे बच्चों में यह रोग ज्यादा पाया जाता है, ग्रसित होने वालों की संख्या क्या है बच्चों में। और हर वर्ष अगर हम बात करते हैं, हर वर्ष जो बच्चे हैं इसके अंदर 200 से 300 ग्रसित होते हैं, ध्यान रखेंगे। और 2000 से 3000 तक का क्या किया जाता है, हर वर्ष इलाज किया जाता है। है क्या ये बीमारी, ये आपकी एक आंख में हो सकती है, ध्यान रखेंगे। आपकी दोनों आंखों को प्रभावित कर सकती है, दोनों आंखों को प्रभावित करेगी भाई। ठीक है, दोनों आंखों को क्या करेगी, ये प्रभावित करेगी। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बीमारी है किस प्रकार की आपकी, तो अनुवांशिक है भाई आपकी, ये अनुवांशिक, सबसे ज्यादा अनुवांशिक बीमारी है, यानी कि माँ बाप के अंदर अगर ये बीमारी है तो बच्चे के अंदर होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी रहती है। ठीक है भाई, जीवन के लिए इससे क्या हो सकता है, जीवन के लिए, बच्चे के जीवन के लिए खतरा है, भाई ये भी ध्यान रखेंगे। आंख से संबंधित आपकी ये बीमारी, छोटे बच्चों में पाए जाने वाला नेत्र कैंसर, इसको दूसरा नाम क्या देंगे आप, इसको नेत्र कैंसर, आंख की कैंसर या नेत्र कैंसर की यहां पर बात हो रही है भाई। ठीक है, और अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो इसके जो इसे समय पर इलाज ना हो तो दृष्टि भी जा सकती है और जान भी जा सकती है, यानी कि समय पर अगर इसका इलाज नहीं हो तो दृष्टि तो जाएगी ही जाएगी, साथ में बच्चे की जान भी जा सकती है। और हर साल लगभग 1000 से 2000 बच्चों का रेटिनोब्लास्टोमा का निदान किया जाता है, यानी कि जो इलाज 200 से 300 तो मिल रहे हैं, हर वर्ष 2000 से
3000 तक के जो बच्चे हैं इनका इस बीमारी जो आपका रेटिना ब्लोस्ट का क्या किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है, निदान किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, निदान किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। सीधी सी बात करें, रेटिना जो ब्लास्टोमा है चर्चा में क्योंकि बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये बच्चों के अंदर फैल रहा है भाई, ठीक है। कैंसर है आपका, नेत्र कैंसर का नाम दिया गया है इसको, या आंख का कैंसर का नाम दिया गया है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया गया, 4 फेब को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, ध्यान रखेंगे, विश्व कैंसर दिवस। और इस बार की थीम क्या थी, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो इस बार की अगर थीम की बात करते, क्लोज द गैप, क्लोज द गैप, क्या थीम थी भाई, क्लोज। इस बार की जो थीम है लिख लेंगे इसकी जो कैंसर दिवस की, तो क्लोज दी गैप इस बार की क्या थी, थीम थी, ठीक है भाई। ओके, आज आपका 22 तारीख है, तो 22 तारीख को जैव विविधता दिवस मनाया जाना, ध्यान रखेंगे। जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है, कब आपका, आज जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है। चलिए, रेटिना ब्लास्टोमा की बात करी तो ये आपका चर्चा में क्यों है, आपके बीच में मैंने बता दिया। चलिए एक बार क्वेश्चन को रफ करते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। उज्जवल परिवार आपको हर प्रकार के जो क्वेश्चन है, जो आपके बेहतर से बेहतरीन जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम लाने की कोशिश करेंगे। और आपका काम जो है, आप क्लास को भाई शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत कम लोग क्लास को देखते हैं, और कसम खा रखिए कि सर की क्लास शेयर नहीं करनी है भाई। शेयर करने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन किसी का भला हो रहा है। चाहिए वो कोई भी बंदा है, अगर किसी बंदे तक ये क्लास पहुंच जाती है, वो इस क्लास को देखता है और अगर सक्सेस होता है, तो तुम्हें कभी भी नहीं बोलेगा कि मैंने किस बंदे की क्लास देखी थी। चलिए भाई, एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आ रहा है, निकहत जरीन, क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपका। निकहत जो जरीन है, जरीन चर्चा में है, ये कौन है? देखिए, हम क्वेश्चन को अलग से अपने फॉर्मेट में, अपने आसान से शब्दों में आप तक लेकर के आते हैं। एक शख्सियत चर्चा में आई है अभी, निकहत जरीन। ये भाई वो लड़की है जो कभी बॉक्सिंग खेलती थी, आज भी खेल रही है, और बॉक्सिंग के नाम से यह चर्चा में है। इसके स्कर्ट पहनने पे भी लोगों ने यहाँ पे, मतलब इसकी जो ड्रेस, खास करके जो मुस्लिम, एक नाम ही आ ही गया तो बोल भी देता हूं, मुस्लिम लोग हैं वो, मतलब उनकी तरफ से तो औरत केवल बुर्के में ही होनी चाहिए, वही ड्रेसफुल है। बाकी अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग सोच के हैं, चाहे वो खिलाड़ी भी क्यों ना हो तो वो भी बुर्के में हो। लेकिन आज ये आपकी सारी चीजों को तोड़ करके आज इसने एक विश्व चैंपियनशिप पे गोल्ड मेडल जीता और भारत का नाम रोशन किया। इस जो बेटी है, बहादुर बेटी, ब्रेव बेटी, जो किसी भी मतलब समस्या के सामने झुकी नहीं, और निकहत जीरीन इनका नाम है भाई। तो 19 मई 2022 को, कब अभी आपका 19 मई 2022 की बात है। और इस बेटी ने क्या किया है, महिला विश्व कप मुक्केबाजी, महिला विश्व कप जो बॉक्सिंग है, मुक्केबाजी में कौन सा मेडल जीता है, तो स्वर्ण पदक इसने जीता है। विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक की ये दावेदार रही हैं, ध्यान रखें, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। हासिल करने वाली, ऐसा नहीं है ये पहली बनी है, तो अगर ये पूछे इनसे पहले किसी ने किया है, तो हाँ भाई 5वीं महिला बनी है ये। 5वीं महिला ऐसी हैं जिन्होंने ये विश्व मुक्केबाजी में पदक जीता, वो भी कौन सा, आपका गोल्ड जीता है। तो फिर 5 महिलाएं ऐसी कौन कौन सी जिन्हें भूल नहीं सकते आप। सबसे पहले तो MC मैरी कॉम, बॉक्सिंग के आधार पर राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला आपकी MC मैरी कॉम मैडम हैं, जिन्होंने दूसरी जो है आपकी सरिता देवी है, नंबर 2 पे आपकी कौन है, सरिता देवी हैं, सरिता देवी जिन्होंने 2006 में जीता भाई, 2006 के अंदर इन्होंने जीता। तीसरे नंबर पर आपकी कौन है, लेखी मैडम है, लेखी केसी ने भी जीता भाई। ये कब जीता इन्होंने, ये भी इन्होंने जीता भी आपका, लेखी केसी ने। उसके बाद आपकी आती है भाई जेनी अग्रवाल। 4 पे कौन आती है आपकी, जेनी अग्रवाल हैं, इन्होंने जीता है, जेनी अग्रवाल द्वारा जीता गया।
ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आता है। अब एक क्वेश्चन देखो क्या बना आपका कि जो निकहत जरीन है जिन्होंने 19 मई 2022 को महिला विश्व चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाली भारत की 5वीं महिला बनी है और विशेष तौर पे इन्होंने समस्याओं का बहुत सामना किया था मुस्लिम समाज से, नाम से ही आपको पता लग रहा है, फिर भी इन्होंने घुटने नहीं टेके। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि जो इसके अंदर अब तक कितनी भारतीय महिलाओं ने, तो भाई 4 और हमारी बेटियां यानी कि 5वीं बनी है। सबसे ज्यादा बार किसने जीता? ये 6 बार भाई, ये जो मेडल है 6 बार किसने जीता है? तो मैंने निशान लगा दिया MC मैरी कॉम के द्वारा। मैरी कॉम ने कितनी बार जीता? ये MC मैरी कॉम ने 6 बार जीता। ये ध्यान रखेंगे विश्व में सबसे ज्यादा, और नोट डाल के लिख लेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा बार जीतने वाली इस मेडल को, विश्व में, ओलंपिक में भी जीती भाई, विश्व में सबसे ज्यादा बार जीतने वाली महिला आपकी कौन बनी है? MC मैरी कॉम ही बनी है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता भाई। देखो खेल से क्वेश्चन आएगा, याद रखना भाई 101% पूछा जाएगा खेल से क्वेश्चन, फिर मत बोलना सर पता नहीं था, ठीक है, मैंने बता दिया भाई आपका। तो ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता, जो कि आपका चर्चा का विषय रहा भाई। चलिए इसने, हाँ एक चीज यहाँ पे छूट रही थी, किसको हराया है इसने? ये शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए इन्होंने किसको हराया है, तो ये हमें आपकी किसको हराया इन्होंने? तो इस्तांबुल तुर्की में वो आयोजन कहाँ हुआ, पहले तो ये ले लेंगे इसका, जो विश्व चैंपियनशिप आपका कौन से नंबर का हुआ? ये 12वें नंबर के भाई, आपके 12वें नंबर के हैं। और कहां पर हुए हैं आपके? ये तुर्की के अंदर हुए हैं, तुर्की में हुए हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन बनता है। और इन्होंने हराया किसको? जितपोंग को हराया। उपविजेता पूछे, उपविजेता भाई कौन है उपविजेता? तो ये है आपकी जितपोंग जो है, ये जितपोंग को इन्होंने हराया है उपविजेता की अगर हम बात करें। और ये कहां की रहने वाली है? जितपोंग आपकी थाईलैंड की रहने वाली है, ये भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मैं यहां पर एक और कर रहा हूं आप लोगों से, थाईलैंड की रहने वाली है, तो ये कहां की रहने वाली है? तो ये तेलंगाना की रहने वाली, कहां की बेटे? ये तेलंगाना की रहने वाली है भाई। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है। वेट कैटेगरी पूछे तो 52 kg जो वेट कैटेगरी थी, उस वेट कैटेगरी में ये मेडल जीती है भाई, ठीक है। चलिए भाई, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था आपका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमने जो जरीन की बात करी है, कौन सी? निकहत जरीन की बात करी है। ये आपकी 12वें नंबर की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही है, उस चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल लेकर के आई है। 19 मई 2022 को लेकर के महिला विश्व कप मुक्केबाजी स्वर्ण पदक। 5वीं महिला है, 4 महिला MC मैरी कॉम, सरिता देवी, लेखी कैसी, जेनी अग्रवाल है। और साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं उपविजेता। ये उपविजेता कौन है? जितपोंग है, कहाँ की? थाईलैंड की रहने वाली है। 12वें नंबर तुर्की में ये आपके आयोजन हो रहे हैं। और 6 बार की विजेता की बात करें तो MC मैरी कॉम आपकी 6 बार की विजेता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चर्चा में है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 चर्चा में है, जिसके ऊपर हमें बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई आप लोगों का। ये भी था क्वेश्चन, गेम से था। अब हाँ, एक बड़ा अचंभा आपको रहेगा, एक क्वेश्चन में छोटा सा आपको यहां पर दे देता हूं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। याद शायद मेरे पता नहीं कराया कि नहीं कराया, मूक बधिर ओलंपिक हुए थे आपके भाई, मूक बधिर ओलंपिक। मूक बधिर, क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपका, मूक बधिर ओलंपिक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा भाई? मूक बधिर ओलंपिक में पहले स्थान पर कौन सा देश? आप सोच भी नहीं सकते हैं भाई उस देश के बारे में, जिस देश ने ये इतिहास रचा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन मैंने कराया था, हल्का सा बता देता हूं आपको। मूक बधिर कहां पर भाई? ब्राजील के अंदर हो रहे हैं। कहां पर? ब्राजील के अंदर हो रहे हैं, ध्यान रखना। यहां पर एक क्वेश्चन था आपका, हरियाणा की किस बेटी ने? तो दीक्षा गोल्ड में मेडल जीता था। तो दीक्षा डागर द्वारा एक मेडल जीता गया था। कहां की? ये झज्जर की रहने वाली है, झज्जर छपार की रहने वाली है, छपार, ठीक है, ओके डन। बात ये नहीं है, बात है कि इस ओलंपिक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो भाई यूक्रेन रहा है। युद्ध के लपटों में जल रहा है, लेकिन गेम के अंदर उसने झंडे गाड़ दिए भाई।
बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। 17 गोल्ड जीत करके भाई आपका ये 17 गोल्ड जीत करके पहले नंबर पर रहने वाला देश आपका कौन है? यूक्रेन है। यूक्रेन वार आपको पता रूस के साथ हो रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये भी आप जानते हैं। यूक्रेन सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादक है, ये भी आपको पता है। साथ ही बात करें वार का कारण क्या है, इसने किसके साथ? नाटो के साथ है। नाटो में शामिल होने की बात करी थी, और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। जेलेंस्की साहब इसके राष्ट्रपति हैं, और इनका किसके साथ 36 का आंकड़ा होगा? पुतिन के साथ बर्बाद हो चुका है। लेकिन मूक बधिर ओलंपिक में पहला स्थान हासिल किया भाई ब्राजील में जो हो रहे हैं आपके, तो ये आपका यूक्रेन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? यूक्रेन। ब्राजील के अंदर क्या ज्यादा पैदा होती है? तो कॉफी ज्यादा पैदा होती है, याद रखना। और कॉफी की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है भाई, फेजेंडा। और भारत के अंदर कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर आपकी? कर्नाटक के अंदर होती है। चाय की बात करें तो चाय कहां पर आपकी? असम के अंदर, कह सकते हो आप असम। दूसरा, पहला सबसे बड़ा उपभोक्ता चाय का देश, चाय दिवस मनाया हमने 20 मई को चाय दिवस मनाया, ध्यान रखेंगे। अब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, असम के अंदर जो चाय है, कह सकते हैं चाय का उपभोक्ता, सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। पैदा करने वाला दूसरे नंबर पर, चाय पैदा करने वाला दूसरे नंबर पर भी कौन? आपका भारत है भाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, ऐसे ही यूक्रेन याद आ गया मेरे को कि पहले नंबर पर कौन आपका? तो यूक्रेन है, जो कि आपका चर्चा के अंदर बना हुआ शानदार क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका चर्चा में है। तो ये 8वां क्वेश्चन कौन है जो आपके बीच में आ रहा है? कैसा क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर भी बात करेंगे, जो कि आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। चुनावी अखंडता पर लोकतंत्र समूह चर्चा में आपका क्वेश्चन नंबर 8 भाई। मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहां पर ये आप लेके जाएंगे, चुनावी चुनावी अखंडता पर लोकतंत्र समूह चर्चा में है। ये क्या है? चुनावी अखंडता पर लोकतंत्र समूह चर्चा में है। यह क्या है? ठीक है भाई, यह क्या है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो ये चुनाव आयोग ने घोषणा की है, एक चुनाव आयोग ने घोषणा करी है, चुनाव आयोग एक्ट 300 नहीं बताऊंगा, तुम बताएंगे मुझे कि चुनाव आयोग की व्यवस्था किस संविधान के अनुच्छेद के अंदर की गई है। यह भी आपका शानदार क्वेश्चन बनेगा, यहां पर पूछ लेगा आप लोगों से। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये बता देता हूं आपको मैं, राष्ट्रपति करता है। अगर एक क्वेश्चन ध्यान रखना, राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त कराते। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में मुख्य चुनाव करवाया हुआ भाई बहुत बार, चुनाव आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन बताएंगे मुझे, कमेंट्स करेंगे, पक्का नहीं करेंगे तो पाप लगेगा भाई। ठीक है, चलिए बहुत पसीना बह रहा है, देख रहे हैं आप, दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराता, लेकिन यदि विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद का निपटारा कौन करता? आपका सुप्रीम कोर्ट करता है, ध्यान रखेंगे, कौन करता? आपका सुप्रीम कोर्ट करता। अब चुनाव आयोग ने किसको लेकर के? लोकतंत्रता व 16 लोकतांत्रिक देशों के सहयोग से शिखर सम्मेलन कर रहा। कितने भाई? 100 जो आपके डेमोक्रेटिक देश हैं, लोकतांत्रिक देशों के सहयोग से, लोकतांत्रिक देशों के सहयोग से, 100 लोकतांत्रिक देशों के सहयोग से शिखर सम्मेलन आपका क्या भाई? शिखर सम्मेलन, यानी कि 100 देश इकट्ठे करेगा, जो केवल आपके लोकतांत्रिक देश हैं, उनका एक शिखर सम्मेलन हिस्से के रूप में चुनाव अखंडता पर लोकतंत्र समूह का नेतृत्व करेगा। चुनावों की अखंडता पर, किस पर भाई? चुनावों की अखंडता पर लोकतंत्र समूह, किसका भाई? लोकतंत्र
लोकतंत्र समूह का नेतृत्व करेगा। आपसे पूछे कौन करेगा, तो चुनाव आयोग करेगा, भारत चुनाव आयोग करेगा। नेतृत्व पूछे कितने देश इसके अंदर भाग लेंगे, तो 100 देश होंगे आपके, और 100 देश चुनावों की अखंडता पर लेकर के शिखर सम्मेलन करने की बात कर रहा भारत का चुनाव आयोग, और इसने घोषणा करी है भैया। आपका ये चर्चा में शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बना रहेगा। अनुभव, एक दूसरे किस प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। जैसे आपको पता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। लोकतंत्र के जो स्तंभ है, इन स्तंभों को कैसे मजबूत करेंगे, किस प्रकार से लोकतंत्र को स्पष्ट या लोकतंत्र को कह सकते हैं हम जो पूर्ण रूप से लोकतंत्र बनाए रखेंगे, वो सारे के सारे अनुभव एक दूसरे देश यहां पर क्या करेंगे, साझा करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये भारतीय चुनाव आयोग की जरूरतों के अनुसार दुनिया भर में विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों को क्षमता निर्माण और कार्यक्रम प्रदान करेगा। ये भी आपके बीच में बना रहेगा। अब बात आती है लोकतंत्र की। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र का सबसे पहले कहां पर जिक्र किया गया, तो देखिए ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान का प्रारंभ कहां से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहीं पर आपका लोकतंत्र स्टार्ट हो जाता है। यानी कि भारत के अंदर संप्रभुता किसके अंदर दे दी है, जनता के अंदर दे दी है। और यहां पर लोकतंत्र की परिभाषा जो परिभाषा है ये किसने दी थी, तो अमेरिका, यूएसए के जो राष्ट्रपति थे, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने परिभाषा दी थी। ठीक है, इब्राहिम लिंकन साहब ने इसकी परिभाषा दी थी। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, अगर और क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, तो 16वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने आधुनिक जो लोकतंत्र उसकी परिभाषा दी थी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार, वो आपका क्या है, लोकतंत्र। बाय द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इट इज आपका डेमोक्रेटिक। और ये जो आपकी कह सकते हैं परिभाषा किसने दी थी, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक बाय अब्राहम लिंकन, आपके 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इनके द्वारा ये आपकी क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर पूछे आप लोगों से कि लोकतंत्र शब्द का पहली बार हमें लोकतंत्र शब्द का या लोकतंत्र का जिक्र सबसे पहले कब मिलता है, तो ये शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाता है। देखिए सबसे पुराना लोकतंत्र, एक किस्म से कह सकते हैं, लोकतंत्र शब्द ले लो पहले, दुनिया का पहला लोकतंत्र 507, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व है, 507 ईसा पूर्व इसको जिक्र मिलता है। कहां पर मिलता है भैया, आपका एथेनियन नेथ, किसने भैया आपका, किलस्थनीज, एथेनियन नेथ किलस्थनीज ने राजनीतिक सुधारों की प्रणाली की शुरुआत की थी, जिन्हें डेमोक्रेटिया कहा गया। कहां पर भाई, एथेनियन नेथ कहां पर, किन्होंने, किलस्थनीज, इन्होंने एक मतलब क्या किया गया था, इन्होंने राजनीतिक सुधारों की प्रणाली का जिक्र किया था। राजनीतिक जो सुधार हैं उस प्रणाली का जिक्र किसके द्वारा किया गया था, किलस्थनीज के द्वारा। 507 और एथेनी थे भैया आपके। ये डेमोक्रेटिया या डेमोस से लोग या क्रेटेस या शक्ति कहा गया, ये दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र है। डेमोक्रेटिया कहा गया था उस समय, इसको क्या कहा गया था, डेमोक्रेटिया कहा गया था। और यह दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र कौन सा है, तो ज्ञात लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो 507 ईसा पूर्व, किलस्थनीज एथेनियन नेथ, जो आपके यहां पर जो राजनीतिक सुधारों के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसे डेमोक्रेटिया कहा गया था। ये था आपका पहली बार लोकतंत्र। फिर परिभाषा किसने दी, आपकी इब्राहिम लिंकन ने दी है। 16 नंबर के आपके क्या थे, आपके ये यूएसए के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे, जिन्होंने आधुनिक द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल परिभाषा दी, यूएसए के। और अब चर्चा में क्या है, तो चुनावी अखंडता पर लोकतंत्र समूह चर्चा में है। चुनावी अखंडता की बात किसने, भारत के जो चुनाव आयोग है, इन्होंने 100 लोकतांत्रिक देशों की यहां पर बात करी है, और 100 लोकतांत्रिक देश मिलकर के एक शिखर सम्मेलन करेंगे चुनावों की अखंडता पर लोकतंत्र समूह। उद्देश्य क्या है, आपस में चुनावों को लेकर के जो अनुभव है, उन अनुभवों को साझा करना और लोकतंत्र को मजबूत करना। यह आपका शानदार क्वेश्चन यहां पर बनता है। भारत के अंदर हमें पहले ही जहां से भारत के संविधान का प्रारंभ होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वहीं से हमें लोकतंत्र देखना मिलता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक
आपका राज्य। अब यहां एक क्वेश्चन आपका बनता है, क्या जो राज्य आपका लोकतंत्र है जिस राज्य में, क्या वो आपका गणतंत्र भी हो सकता है, गणतांत्रिक भी हो सकता है? एक बार रफ कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका, कि क्या कोई राज्य लोकतंत्र है तो कंपलसरी है कि वो गणतंत्र भी होगा? क्या कोई राज्य लोकतंत्र है, यानी कि अगर किसी राज्य के अंदर लोकतंत्र है यानी कि, तो क्या वह राज्य, ये वह देश, क्या वह देश जरूरी है कि वह आपका क्या हो आपका गणतंत्र भी हो, रिपब्लिक भी हो? क्वेश्चन है भाई, जरूरी नहीं है, ये नहीं जरूरी है, ठीक है। कैसे, इसका उदाहरण देखना। भारत एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य है, यानी कि गणतंत्र वह देश होता है जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव, हेड ऑफ नेशन का इलेक्शन या चुनाव आपका जनता के द्वारा किया जाए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। हेड ऑफ नेशन कौन है? तो भारत के अंदर यानी कि प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति भारत के अंदर क्या है? हेड ऑफ नेशन है। अब उल्टा ले लो, आपका ब्रिटेन जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये आपका लोकतंत्र तो है भैया, लेकिन क्या आपका गणतंत्र नहीं है? क्योंकि यहां पे हेड ऑफ नेशन का चुनाव नहीं होता है, और ये जो राजतंत्र है, यहां पर गणतंत्र की जगह पर क्या है? राजतंत्र है। यहां प्रधानमंत्री भी है, चलती भी प्रधानमंत्री की है। जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री सोवरन, रियल सोवरन रखता है, जिस प्रकार से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी रियल आपकी सोवरन रखता है, उसी प्रकार से, लेकिन यहां पर राजतंत्र है, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता है, यहां ध्यान रखेंगे। लेकिन भारत के अंदर भाई किसी गरीब का बेटा भी आपका क्या बन सकता है? राजा बन सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम भाई, ठीक है। ये था आपका लोकतंत्र शब्द को बोलने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम 12 आवर की आवश्यकता है। कितने आवर की? 12 घंटों की। चलिए, तो 12 घंटे हमारे पास है नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो चर्चा में, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये शानदार क्वेश्चन था आपका, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तो लोकतंत्र को जरूर एक बार ध्यान रखेंगे। लोकतंत्र जो राज्य है आपका, जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए भाई, हाल ही में आपका रबी की फसल, क्वेश्चन नंबर 9 आपका रबी की फसल ब्रैकेट में करेंगे, चना आपका चर्चा में है। चना चर्चा में क्यों है? चने पर ऐसी क्या आफत आ गई जो कि चर्चा में है? भाई ये जो चना है आपका, ये चर्चा में बना हुआ है। चना चर्चा में बना हुआ, आपको पता है गेहूं तो चर्चा में है ही है। हम मिस्र को गेहूं क्या कर रहे थे? हम मिस्र को गेहूं निर्यात कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में एक अपवाद आया और हमने निर्यात को क्या कर दिया? अभी रोक दिया, क्योंकि जो पैदावार थी वो पैदावार आशा के अनुरूप नहीं रही। जिस प्रकार से आपका अप्रैल और मई के अंदर टेम्परेचर बढ़ा, उस टेम्परेचर ने हमारी पैदावार को घटा दिया। तो अब रबी की जो फसल है, चना चर्चा में है। क्यों? चने की सरकारी खरीद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाई क्या हुआ है? चने की सरकारी जो खरीद है, सरकारी खरीद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ध्यान रखेंगे, दर्ज की गई है, ठीक है। अब देसी सी एक बात आती है, जो लोग अगर हरियाणा के हैं, जीके की तैयारी करते हैं, हरियाणा, वो समझ जाएंगे। आप लोगों से अगर पूछे कि ऐसा कौन सी फसल है जो ये बोलती कि मेरे को 10 दिन का समय दे दो, मुझे बीज डाल दो जमीन में और मुझे 10 दिन का समय दे दो, मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगा किसी भी हालत में। तो ऐसी जो फसल आपकी वो चना है दोस्तों। चना कैसे? बड़े बड़े रेत के अंदर या बड़े बड़े डरों के अंदर जो चना को क्या कर दिया जाता है? बोया जाता है। पानी बहुत कम चाहिए, पानी चाहिए ही नहीं इसको। इसके ऊपर चाहिए आप कितनी भी हार्ड मिट्टी रख दो, उस मिट्टी को फोड़ करके ये बाहर निकलता है। और जब ये छोटा पेड़ होता है तो इसे कच्चा खाया जाता है, ठीक है, भूखा नहीं मरने देगा आपको। जब ये हरा छोटा होता है तो इसको छोटा पेड़ खाए, छोटे पेड़ को हम सीधा काट करके खाते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ा सा और बड़ा होता है तो फिर इसके अंदर क्या रहती है? टाट बोलते हैं, जिसको हरियाणी भाषा में आगे आने वाले जनरेशन के लिए तो एक अजूबा हो जाएगा कि टाट क्या होती है। अरे जो चने जिसके अंदर होते हैं, कच्चे चने, जिसको तुम छोले छाले, पता नहीं अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो जो छोले होते हैं, कच्चे छोले खाए जाते हैं। उसके बाद जब वो थोड़े से कुछ पक जाते हैं
के तो फिर उसको गर्म करके खाते हैं, और जब ये पूरा पक जाता तो फिर भाई जितने भी पकवान बनते हैं आपके, उन पकवानों में चने का यानी कि बेसन का यूज होता है। और सबसे ज्यादा बड़ी जो मिठाइयों में गिनती होती है किसकी होती है? लड्डू। और लड्डू आपका किसके द्वारा बनाया जाता है? चने के द्वारा बनाया जाता है। चने का बहुत बड़ा महत्व है भाई, ठीक है। सरकारी खरीद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इसलिए आपका ये चना मतलब किस प्रकार की फसल आपकी है? रबी की फसल है। ध्यान रखेंगे चने की कीमत एमएसपी से नीचे है। इसके पीछे कारण क्या था? जो चने की जो कीमत है, जो एमएसपी रखी गई थी, एमएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो थी सरकार की तरफ से जो रखी गई थी उससे कम है। इस वजह से ये सरकार इसको खरीद रही है। मतलब ये कि जो चने की जो कीमत है, सरकार जो एमएसपी जो रेट था उससे कम है, इसलिए सरकारी खरीद में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ध्यान रखेंगे वह दर जिस पर सरकार फसल खरीदती है, एमएसपी किसे कहते हैं? यह वह दर है जिस पर सरकार क्या करती है? सरकार फसल को खरीदती है, किसानों से फसल खरीदती है सरकार भाई, सरकार फसल खरीदती है। ये वो दर है आपकी जिसको एमएसपी के नाम से जाना जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। ओके, इन रबी की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। कौन कौन सी रबी की फसल? अगर पूछे क्वेश्चन बनता है आपका, इनमें से कौन सी फसल? रबी और खरीफ की फसल और जायती फसलें आपकी 2-3 तरह की फसलें हरियाणा में फंसती है। कृषि से क्वेश्चन और इसमें फसल ही पूछ लेता है, ये कौन सी फसल आपकी? तो गेहूं भाई आपका, ये भी जो है आपका भाई, चना है जो गेहूं चना, साथ में मसूर है भाई, मसूर, साथ में सरसों है आपका, सरसों, उसके बाद है कुसुम है, तोरिया है आपका, तोरिया भाई आपका, ठीक है। साथ में खोपरा जिसको बोलते हैं कोपरा, या नारियल भाई आपका भूसी वाला नारियल, या जूट भाई आपका, जूट या भूसी वाला नारियल। ये सारी की सारी जो फसलें आपकी कैसी हैं? एमएसपी रबी की फसल, इनके लिए लगभग क्या किया जाता है? एमएसपी सरकार घोषणा करती है। इन फसलों पर जो रबी की फसल है, एमएसपी की घोषणा करी जाती है। कि क्या की जाती है? घोषणा करी जाती है। एक फसल आपकी बचती है यहां पर, गन्ने पर कौन सी घोषणा करी जाती है? ध्यान रखेंगे, एक बचती आपकी क्या? गन्ने पर उचित लाभकारी एफआरपी घोषणा होती है। गन्ने पर उचित लाभकारी घोषणा होती है, जिसको एफआरपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एफआरपी। सीधा सा पूछेगा एमएसपी किस पे? इन फसलों में से किस फसल पर एफआरपी की घोषणा करी जाती है? तो एफआरपी की घोषणा आपकी गन्ने पर करी जाती है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। तो चला आपका चर्चा में क्यों है, ये बात यहां पर हो चुकी है। चलिए भाई अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 भाई, जो कि आपका चर्चा में है। देखिए भाई, मेरी फिर आपसे आज हमने बहुत बढ़िया बेहतरीन अच्छे यहाँ पर जो आपके एग्जाम के हिसाब से बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन थे, उनको ऊपर हमने यहाँ पर बात करी है। आप क्लास को आते हैं, क्लास को देखते हैं, क्लास को छोड़ देते हैं, जहमत नहीं उठाते कि गलती से हम क्लास को क्या करते हैं भाई, शेयर कर दें या किसी को बता दें कि क्लास आ रही है, क्लास देख लें। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 चर्चा में है भाई, आपका हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला अभी आपका चर्चा में घूम रहा है। वो क्या है, उसको लेकर के हम बात करेंगे भाई। हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार कि किस योजना पर रोक लगा दी है। चलिए अब बात आती है कि भाई दिल्ली सरकार की किस योजना पर, ये क्वेश्चन ही गलत है। एक्चुअली वो योजना किसकी है? तो केंद्र गवर्नमेंट की योजना भाई, आपकी केंद्र गवर्नमेंट की योजना है, बात करें। और हर घर राशन, यानी कि केंद्र की आपकी योजना है, और घर घर पर राशन वितरण योजना इसका नाम रख दिया गया है। घर घर पर राशन वितरण
योजना। और नाम आगे क्या लगा दिया गया है, सीएम भाई। नाम क्या लगा दिया गया इसके, अगर हम बात करते हैं तो इस पे नाम लगाया गया भाई, दिल्ली सरकार ने ये इसको क्या बोला गया भाई, आपका घर घर वितरण योजना इसका नाम दिया गया। अब इस पर हाई कोर्ट ने क्या लगा दी, रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने क्या रोक लगा दी, इसमें लिखा जाता मुख्यमंत्री या सरकार भाई। अब केंद्र सरकार ने इस पर ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो राशन है ये कौन दे रहा है, आपका केंद्र सरकार दे रही है। और नाम किसका हो रहा है, नाम हो रहा है केजरीवाल का, केजरीवाल। और घर घर जाकर के लोग राशन का वितरण कर रहे हैं, जैसे कि पूरे देश के अंदर राशन स्टोरों पे जाया जा रहा है, राशन वितरण हो रहा है उस तरीके से। अब जब ये ऑब्जेक्शन हुआ तो सरकार ने ऑब्जेक्शन दिया कि भाई आप ये नाम नहीं रखेंगे, जो इस योजना का नाम है आप दिल्ली सरकार नहीं रखेंगे, दिल्ली सरकार घर घर राशन वितरण योजना ये नहीं होगा भाई, क्योंकि ये योजना कहां की, आपकी केंद्र की, तो इस योजना पर रोक लगा दी है। ठीक है, अब बात आती है, जब राशन की बात आ रही है, राशन की अगर हम बात करें तो देश के अंदर पहला ग्रेन एटीएम आपका कहां पर लगाया गया है, ग्रेन एटीएम कहां पर लगाया गया है, तो आपका ये भाई आपका गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर आपका ग्रेन एटीएम लगाया गया है, ध्यान रखेंगे। साथ में हम बात करते हैं आपका ग्रेन एटीएम, तैरता हुआ एटीएम कहां पर आपका, तो ये आपका डल झील के अंदर तैरता हुआ एटीएम। डल झील कहां पर आपकी भाई, डल झील की अगर हम बात करें तो ये कहां पर आपकी JNK के अंदर है। और ये एटीएम किसने लगाया आपका, तो ये एटीएम SBI के द्वारा एटीएम लगाया गया है। अब जब एटीएमओ की बात आई है, योजनाओं की बात आई, एटीएम की बात आई, ग्रेन की बात आई, तो एक बात और, अभी हाल ही में RBI ने आदेश दिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आदेश दिया था, इस आदेश के अनुसार कार्डलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात कही गई। अब मतलब ये कि आपको एटीएम में भी ट्रांजैक्शन कार्ड लेकर के नहीं जाना होगा, ये भी आपका ध्यान रखेंगे। तो घर घर पर राशन वितरण योजना जो दिल्ली सरकार की योजना थी, इस पर आपकी रोक लगा दी है। किसके द्वारा रोक लगाई गई है, तो हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई। दिल्ली की योजना थी, कारण क्या था कि केंद्र, राशन किसका था भाई, आपका ये केंद्र का था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास उज्जवल परिवार की तरफ से आपकी यहीं तक है। आगे हम इसी प्रकार से आपका बेहतरीन से बेहतरीन जो बढ़िया कंटेंट आपके जो एग्जाम के हिसाब से आ रहा है, उस कंटेंट को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आएंगे भाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, बस इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से भाई।